हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। आज हम क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th 12th 9th 10th के साइंस स्ट्रीम के सारे चैप्टर्स, सारे सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे फ्री में पूरे कोर्सेज, साइंस के पूरी कोर्सेज आप पा सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है, एक किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी एक क्वांटिटी को अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, इस फिनोमिना को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब आप सब्जी लेने जाते हो तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कोई अपना सामान रखते हो और वेइंग मशीन क्या करता है, उसका वेट बता देता है। और अगर देखिए दूध वाला आपके घरों में आता है ना, तो दूध वाला जब दूध मेजर करता है तो क्या करता है, उसके पास एक आधे लीटर की, 1 लीटर की या फिर 1.25 लीटर की, सॉरी, 1 पाव की एक कंटेनर होती है। उससे क्या करता है, अ, आपको जितना दूध चाहिए होता है उसी कंटेनर से भर के 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार जितना आपको चाहिए होता है वो उससे उससे कंपेयर करके आपको उतना दूध दे देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक छोटे से कंटेनर, जो भी 1 पाव का अगर होगा तो आपको मान लो आधा लीटर लेना है, तो 1 पाव मतलब 250 लीटर, 250 ml का इसका जो कंटेनर है, इससे 2 बार ये आपके बर्तन में डालेगा तो ये आधा लीटर आपको दूध मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उस छोटे से कंटेनर से, 250 ml कंटेनर से आधा लीटर उसने मेजर कर लिया। ठीक है, तो वो इसके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है कह सकते हो, जिससे इसने कंपेयर करके दूध का जो वॉल्यूम है उसको इसने मेजर किया। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। मेजरमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। जैसे आप देखिए कि जो ये टेलर है वो एक मीटर स्केल से कपड़े की लेंथ को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो मीटर स्केल आपको पता है, मीटर स्केल या फिर आपका सेंटीमीटर स्केल जो होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस कपड़े की लेंथ को कंपेयर करते हैं और उससे हमें क्या होता है, हमें उसकी लेंथ मेजर हो जाती है। जैसे सपोज मान लो हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, तो उससे अगर हमने 10 सेंटीमीटर 10 बार उसको यूज करके उसको मेजर किया तो उसकी लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या किए, सेंटीमीटर स्केल से वो बड़ी सी लेंथ जो थी उसको हमने मेजर कर लिया। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर यहाँ मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हैं, आपने पीछे देखा कि हम लोग वॉल्यूम मेजर कर रहे थे दूध का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे मास मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो जो भी क्वांटिटीज जो मेजरेबल होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम किसी बॉडी का मास मेजर करते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे मास ऑफ पर्सन इज 65 kg। तो जो हम मास है उस पर्सन का हम लोग मास मेजर कर रहे हैं ना, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, ऐसे ही हम टेबल की अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं, क्या चीज मेजर कर रहे हैं, क्या चीज मेजरेबल है, लेंथ। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ऐसे ही आप अगर हॉल है या आपका रूम है, उस रूम की अगर आप एरिया मेजर करना चाहते हो, एरिया आप अगर मेजर कर रहे हो तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज आप मेजर करते हो, एरिया, मास, फोर्स, वर्क, जो भी चीज, एवरीथिंग जो भी आप मेजर करते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि
कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो इसमें होता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और इसके अलावा और होते हैं 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसके अलावा फिफ्थ आपका होता है करंट। सिक्स्थ आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जिस जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये मतलब एकदम फंडामेंटल होते हैं, किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी। हम मास को केजी मेजर करते हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो और किसी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है हमारा रे एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होती है? अगर किसी प्लेन में 2 लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, सपोज प्लेन ऑफ बोर्ड, और इनके 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, ये एंगल का इस आर्क के साथ एक रिलेशन होता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारी आर्क है, ये हमारी आर्क है, और ये हमारा रेडियस है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, वेर एंगल इज टेकन इन रेडियन। एंगल जो होगा हमारा वो रेडियन में लिया जाएगा। ठीक है, और ये आर्क की लेंथ है और ये रेडियस, तो इसमें एंगल का आर्क और रेडियस के साथ ये रिलेशन होता है। एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेन एंगल। उसके बाद जो दूसरा एंगल होता है वो है हमारा सॉलिड एंगल। दूसरा एंगल कौन सा है? सॉलिड एंगल। क्या होती है सॉलिड एंगल? हाँ, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होती है? अगर कोई सरफेस किसी एक पॉइंट पे कुछ एंगल बनाता है, जैसे आप लोग कोन खाते हो ना, कोन वाला जो आपका आइसक्रीम होता है,
तो कोन का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, ऊपर का सरफेस वर्टेक्स पे एक एंगल बना रहा होता है, पूरा ऊपर का जो सरफेस है जो आपका क्रीम होता है वो नीचे वर्टेक्स पे जो एंगल बना रहा होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है, अगर हम इसका इससे जो ये हमारा जो सरफेस है, इस सरफेस की एरिया को अगर हम ए ले लें, या अगर मान लो स्मॉल एरिया है तो हम डी ए ले लें, और मान लो ये आपका डिस्टेंस ये आर है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, वेयर डी ए इज द एरिया विच सबटेंड एन एंगल एट द वर्टेक्स। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, जो सबटेंड हो रहा है, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, ओके। तो ये हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। तो अभी हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में समझा और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, ओके। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होते हैं, मतलब अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज कर ले तो हमारा बन जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन आर मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज of their measurements are known as derived quantities। ठीक है, derived quantities फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे कौन कौन से थे? लेंथ, मास, के अलावा टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। तो जैसे हमारे पास एरिया है, एरिया जैसे आप एरिया का फॉर्मूला आप जानते होगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों के दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं। लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंथ ही तो हैं, तो ये दोनों हमारे फंडामेंटल हैं। ये दोनों मिल करके डिराइव्ड क्वांटिटी बना रहे हैं एरिया। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है। तो यहाँ पे यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एक डेराइव्ड यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। तो आपने देखा ना, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो मीटर को हम अगर हम दो बार यूज कर लेंगे, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये एक डेराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है, और ये एरिया जो होगा हमारा वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसकी भी यूनिट होती है मीटर क्यूब, यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो मीटर को हम 3 बार यहाँ यूज कर रहे हैं, मीटर मीटर मीटर। और आप देख रहे हो कि मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट से ही बना हुआ है, इसीलिए वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी और मीटर क्यूब को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ओके, ऐसे आप देखो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ ही तो है, और टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द डिराइव्ड यूनिट, जो कि मीटर और सेकेंड दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, ऐसे फोर्स देखिए, फोर्स, तो फोर्स से पहले हम समझ लेते हैं एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलरेशन में देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने देखा वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल से बना हुआ है, टाइम तो ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी यूनिट देखा जाए तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हमारी डिराइव्ड यूनिट है, जो कि फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं। तो
एक्सीलेशन हमारा जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो 1 न्यूटन जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने हुए हैं। तो ये हमारा एक डिराइव्ड यूनिट है और फोर्स हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने हुए हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बेस्ड होते हैं। तो 7 है, 7 आपके फंडामेंटल हैं और 2 हमारे जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो सब के सब डिराइव्ड हैं। ठीक है, ओके। तो आइए हम बात करते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज तो हम समझ गए हैं क्या होती है। अब हम लोग इसको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स लेते हैं। यूनिट्स क्या होती हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे हमने आपको बताया था ना मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन होती है एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। हम किसी भी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सेम नेचर की, मतलब लेंथ से हम लेंथ ही मेजर करेंगे ना, मीटर स्केल से लेंथ ही मेजर करेंगे ना, मीटर स्केल से हम मास तो मेजर कर नहीं सकते हैं। तो सेम नेचर का कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, उससे हम एक बड़ी सी वैल्यू को हम कंपेयर करके उसको मेजर करते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, जैसे आप देखो लेंथ की यूनिट, बहुत सारी यूनिट होती हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे हमने कहा 1 मीटर की लेंथ इतनी होती है, तो मतलब उतनी ही होगी ना हमेशा हर जगह पे। चाहे आप यहाँ इंडिया में रहो और चाहे आप किसी और कंट्री में जाओ, वहाँ हर जगह पे 1 मीटर की लेंथ इतनी ही होगी, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड, उसकी लेंथ एक फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही फुट, 1 फुट कितना होता है, उसमें 12 इंच होते हैं ना, तो 1 फुट की लेंथ भी फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही इंच जो है, इंच भी हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसी से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, ऐसे मास के लिए पाउंड भी होता है, किलोग्राम भी होता है ना। इस 1 किलोग्राम की वैल्यू फिक्स है, उसी से हम और बॉडीज के और ऑब्जेक्ट्स के मास को मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड, मिनट, आवर्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फॉरनाइट और केल्विन, ये सब जो है ये यूनिट्स हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिससे हम लोग और मेजर करते हैं और बड़े चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो ये आपके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्या ऐसी इसके अंदर खास बात होनी चाहिए, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे हम लोग उस चीज़ को मतलब अपने डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले पहले के समय में जब हमारे पास यूनिट्स नहीं थे, तो जमीन मेजर करने के लिए लोग पैरों से मेजर करते थे या फिर हैंड स्पैन से मेजर करते थे, हैंड स्पैन से। ठीक है, लेकिन वो हैंड स्पैन जो होते थे ना, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट होते थे। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लाए ताकि वो वैल्यू हर जगह पे अवेलेबल हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आइए हम देखते हैं एक यूनिट को लेने के लिए। ठीक है, तो यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि ये नहीं कि मैंने कहा कि 1 मीटर इतना होता है और किसी ने और ने कहा 1 मीटर इतना होता है, तो ऐसा नहीं है। इसकी एक जो वैल्यू है वो एक वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, क्या इसको एक पर्टिकुलर चीज से इसको डिफाइन किया जाता है, 1 मीटर इतना ही होगा, और ऐसे चीज से जो कभी वेरी ना करे। ठीक है, तो दूसरी बात, एक सुटेबल साइज होनी चाहिए। जो भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं उसकी साइज सुटेबल होनी चाहिए ताकि हम और चीज़ों को मेजर कर पाए। ये नहीं कि कभी बहुत बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें और उससे हमें छोटी चीज़ मेजर करनी हो, हम मेजर कर ही ना पाए। ठीक है, तो एक सुटेबल साइज होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लो हमने सपोज मान लो पहले के समय में क्या होता था कि एक पैरों से लोग खेत को, फील्ड को मेजर करते थे, पर इंसान अगर वो मर जाता था तो क्या होता था, फिर उसके पैर तो नहीं रह गए ना। तो अब हम तो वो इंसान दोबारा तो आएगा नहीं, तो अब उसको मेजर करने के लिए दूसरा इंसान मेजर करेगा, दोनों की तो पैरों की लेंथ सेम नहीं होगी ना। तो ऐसा हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जो
रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब उसको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, यूनिट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इनवेरिएबल होनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। 1 मीटर की लेंथ इतनी है तो मतलब उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल, को हम डिस्ट्रॉय भी ना कर सके, खत्म भी ना कर सके, मतलब वो कभी नष्ट ना हो, ठीक है। उसको हम दोबारा बना सकें, ऐसा हो, मतलब नष्ट हो भी जाए तो उसको हम दोबारा बना सकें, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, उस पूरा इंटरनेशनली मतलब पूरे हर एक कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ऐसी यूनिट हम लोग लेते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं जो पूरे सपो पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में उसको हम एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट किया गया हो, ऐसा यूनिट हम लेते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप याद करोगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उसको यूनिट को आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू को डिफाइन लेने के लिए, ठीक है, यूज में लाने के लिए, ठीक। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक तो समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या सिस्टम्स होते थे पहले के समय में और अभी हम क्या क्या सिस्टम्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए, जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो देखिए, सबसे पहले यूज करा जा रहा था सीजीएस सिस्टम, क्योंकि सीजीएस सिस्टम फ्रांस का है। कहाँ का है, फ्रांस का। सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रांस के जो लोग थे वो लोग मेजर मतलब उसको ये सिस्टम यूज करते थे मेजरिंग के लिए, ठीक है। ओके, इसे हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सीजीएस में सी जो है वो स्टैंड है सेंटीमीटर से, ठीक है। सी जो है वो हमारा सेंटीमीटर पे स्टैंड करता है, जी हमारा ग्राम है और एस हमारा सेकेंड है। सी सेंटीमीटर है, जी ग्राम और एस सेकेंड होते हैं, मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते थे, मास को ग्राम में और टाइम को हम सेकेंड में लेते थे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सीजीएस सिस्टम था, ये फ्रांस में यूज हो रहा था। अलग अलग कंट्रीज जो थे ना वो अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, देखिए बाद में एक और सिस्टम था एमकेएस सिस्टम, ये फ्रांस के लोग ये भी यूज कर रहे थे, इसे फ्रेंच सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है। एमकेएस सिस्टम स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ को हम मीटर में लेते थे, मास को हम किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में लेते थे, ठीक है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या सिस्टम्स थे जो कंट्रीज यूज कर रहे थे, एक एफपीएस सिस्टम भी था। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस ये ब्रिटिश सिस्टम था जो ब्रिटेन में यूज हो रहे थे, ठीक है। और एफपीएस का मतलब है लेंथ को हम लोग फुट में लेते थे, मास को पाउंड में लेते थे और टाइम को सेकेंड में लेते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स थे। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने पर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जैसे हमें कोई चीज़ यहाँ लेना है तो वहाँ यहाँ पे हम वही चीज़ जाके मतलब हमने यहाँ कोई सामान लिया और सेम चीज़ हम जाके दूसरे कंट्री में ले रहे हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल जाते थे, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट मेजरमेंट की चीज़ें मिल जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक तरह की ही सिस्टम ऑफ यूनिट का फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले सब कंट्रीज अलग अलग सिस्टम यूज करते थे, बाद में सब जब एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ये सिस्टम अब यूज किया जा रहा था हर एक कंट्रीज, ठीक है। तो ये हर एक कंट्रीज में ये अब सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक। हाँ, ओके। अब इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं इसको हम समझते हैं कि ये सिस्टम क्या कहना चाहता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को हम लेते हैं मीटर में, लेंथ को इसमें लेते हैं मीटर में, ये एसआई यूनिट है। लेंथ की एसआई यूनिट जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं।
मास को हम लेते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को लेते हैं सेकेंड में, इसका सिंबल होता है एस। टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में, इसका सिंबल होता है के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, इसका सिंबल होता है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में मेजर करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट है और इसका सिंबल होता है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, एसआई यूनिट इसकी मोल होती है और इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो और ये उनके एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सब सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिस्टम फॉलो होती है। ठीक है, और इनके ये सिंबल्स हैं, आप सिंबल्स देख लीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये फिजिक्स में कुछ प्रेफिक्सेस का यूज होता है। ये प्रेफिक्सेस आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, पूरे फिजिक्स में ये आपको काम आएगा, तो इसलिए ये कुछ प्रेफिक्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जैसे एक होता है मिली एम्पियर। मिली वर्ड जो होता है, ये मिली जो है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई वर्ड के पहले अगर कोई चीज जुड़ जाता है तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये मिली है ना, मिली एक प्रीफिक्स है। मिली एम्पियर अगर कहीं लगा होता, कहीं मिली लगा होगा, तो उसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ माइक्रो अगर कहीं लग गया है, प्रीफिक्स अगर कहीं माइक्रो यूज किया गया है, तो माइक्रो का मतलब याद रखना 10⁻⁻�6। ठीक है, नैनो अगर कहीं लगा हुआ है नैनो, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। नैनो सेकेंड में NS लिखा होगा, याद रखना। N लिखा होगा कहीं पे तो नैनो समझ जाना। माइक्रो का सिंबल ये होता है म्यू। माइक्रो वोल्ट लिखा है तो मतलब 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करोगे। नैनो लिखा है तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करोगे। पीको लिखा है अगर पीको, तो पीको को हम PM लिखा होगा इस तरह से, और पीको को हम 10⁻⁻12 में से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं पीको मीटर लिखा है या पीको के आगे कुछ भी जोड़ के लिखा हुआ है तो हम 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर कहीं किलो का यूज किया गया है, जैसे किलो वॉट होता है या किलोमीटर होता है, तो वहां पे हम 10⁻+3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और कहीं अगर मेगा यूज किया गया है, मेगा, कहीं मेगा यूज किया गया है, तो वहां पे हम लोग 10⁻+6 का यूज मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रेफिक्स होते हैं, ये प्रेफिक्स बहुत काम आते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आप इसे जरूर याद करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको आप जरूर याद करोगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, प्रेफिक्स को। अब हम बात करते हैं बारी बारी से, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट, तो हम मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग लेंथ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मास के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम टाइम के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ तो आपने देखा होगा कि लेंथ बड़ी लेंथ भी होती है और छोटी लेंथ भी होती है। जैसे रेडियस ऑफ, अगर बात करें न्यूक्लियस या एटम की साइज की बात करें, तो उसकी भी लेंथ होती है। या यहाँ से कह दो कि आपको बॉम्बे जाना हुआ है, लखनऊ टू बॉम्बे, तो वो एक डिस्टेंस जो है वो भी एक लेंथ ही है। ठीक है, तो इसको लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर मान लो बैक्टीरिया की साइज लेनी है, तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो आप याद रखोगे, क्योंकि ये बताया नहीं जाता है क्वेश्चंस में, इसको आप इसीलिए याद रखोगे। जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो 10⁻⁻6 मीटर में होती है, यानी माइक्रोमीटर में होती है। किस में होती है? माइक्रोमीटर में बैक्टीरिया की जो साइज होती है। अभी हम लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अभी हम लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद मास मेजर करेंगे, इसके बाद हम लोग टाइम मेजर करेंगे। ठीक है, अगर सपोज मान लो आपको मॉलिक्यूल्स की साइज को मेजर करना है, वो साइज एक लेंथ ही होगी ना, उसकी डायमीटर मेजर करनी है ना, तो इसका जो साइज होता है वो नैनोमीटर की रेंज में होता है। किस में होता है? नैनोमीटर की ऑर्डर में होता है। किस में होता है? नैनोमीटर। और आपने बताया, अभी मैंने आपको बताया ना, नैनोमीटर में नैनो यूज होता है तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखोगे मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है वो नैनोमीटर में होती है। ठीक, ओके, इसके बाद और देखते हैं।
जो हमारा एटम्स की साइज होती है, एटम्स की साइज वो 10⁻⁻10 में होती है। याद रखना एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10। याद रखना इस चीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियस की साइज, तो आपको पता है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो हम फर्मी में लेते हैं, और एक फर्मी जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15। तो न्यूक्लियस की साइज फर्मी में होती है, -14 या -15 ली जाती है। ये हमारा जो एटम की साइज होती है वो हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने और साइज को हमने डिस्कस किया, अब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एक डिस्टेंस होती है, मीन डिस्टेंस होती है बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? याद रखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से डिनोट करते हैं, 1 AU, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है उसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स में एक आता है हमारा लाइट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इस बात को याद रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट ईयर में ईयर आ रहा है तो ये टाइम का यूनिट समझ लेते हैं। ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट अगर अपने स्पीड से 1 साल तक चलता रहे, 1 साल तक चलता रहे एक अपने लाइट अपनी स्पीड से, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो होता है लाइट ईयर, ठीक है। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 साल में। तो आपको पता है लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, आप लोगों को पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस स्पीड से अगर वो 1 साल तक चलता रहे, कितने साल तक? 1 ईयर तक चले, तो आपको पता है ना डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड का टाइम से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 × 10⁸ का ये जो मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसको 1 ईयर, 1 ईयर को आप लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे, इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपको एक लाइट ईयर की डिस्टेंस मिल जाएगी। एक लाइट ईयर की जो डिस्टेंस होती है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.5 या 9.46 होता है, 9.46 10⁻15 मीटर, ये एक लाइट ईयर होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है। इससे बड़ी यूनिट क्या है? इससे बड़ी यूनिट होती है पारसेक। पारसेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है? ये भी यूनिट है डिस्टेंस की। सेक आ रहा है मतलब सेकेंड आ रहा है, तो मतलब ये मत समझ लेना कि ये टाइम की यूनिट है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या डिस्टेंस होती है? याद ध्यान ध्यान देना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आपको मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया है कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये आर्क यहाँ पे 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, कितने सेकेंड का एंगल बना रहा है? 1 सेकेंड का। ये 1 सेकेंड होती है। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट लगा हो तो 1 डैश लगा होगा, मिनट में 1 डैश लगा होगा, और सेकेंड में डबल डैश लगा होता है। 1 मिनट में 3600 सेकेंड होते हैं, तो डबल डैश लगाया तो ये सेकेंड होता है, ठीक है। ये एंगल की यूनिट है। आप समझ रहे हो टाइम की यूनिट है नहीं।
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसे मिनट पढ़ते हैं लेकिन ये एंगल है, ठीक है। ओके, और जो 3600 सेकेंड है ये भी एक एंगल होता है। तो अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहे हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क, तो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पारसेक, ठीक है। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क हो और 1 डिग्री एंगल सबटेंड कराओ किसी एक पॉइंट पे, तो जो डिस्टेंस आपको मैंने बताया था ना कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो रेडियस होगी, यहाँ से रेडियस निकालना है, देखो ये जो हमारी रेडियस है ये रेडियस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो रेडियस है। तो अगर हमें रेडियस मेजर करनी है तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, और ये एंगल आपको रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन में। अभी मैं आपको बताऊंगा 1 सेकेंड को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद अभी ये क्लास में हम बताएंगे कि 1 सेकेंड को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा एक पैरेलैक्टिक सेकेंड होते हैं, और 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड में 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास पे। हमने लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बात किया, छोटे से छोटे पे गए फर्मी तक -15, और बड़े से बड़े गए पारसेक तक, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मास का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास मेजर करने के लिए जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है मेट्रिक टन। मेट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं, ठीक है, या इसे टन भी बोलते हैं। 1 टन, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। अब एक टन वगैरह जानते हुए जब सरिया उरिया कहीं पे जाता है तो सरिया का अगर वेट मेजर करना तो टन में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर होता है तो। उससे छोटी यूनिट देखा जाए तो एक क्विंटल होता है, क्विंटल में 100 kg होता है, ठीक है। ये सब आप जानते होंगे। इसके अलावा और मास के यूनिट जो होते हैं, ये तो हमारे बड़े यूनिट हो गए, क्विंटल और टन बड़े यूनिट हो गए। इसके अलावा किलोग्राम भी होता है, किलोग्राम, और उसके छोटा होता है ग्राम। अब आते हैं जो उससे भी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो कि हमारा एटम्स की साइज या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की साइज, न्यूट्रॉन का मास मेजर करना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर मास मेजर करना हो, तो मास मेजर करने के लिए एक यूनिट आती है, छोटे मास, बहुत छोटी सी मास मेजर करने के लिए, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी एटॉमिक मास यूनिट, से हम लोग AMU भी लिखते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? जो हमारा सिंगल कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम, उसका जो मास होता है उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें एक AMU मास मिल जाएगा, ठीक है। और सिंगल कार्बन एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है ये 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। दिस इज द मास, वन एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर 27 kg, ठीक है। तो ये किस काम में आता है? कि जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, के मास को मेजर करने में काम आता है। अब उतने छोटे से मास को हम केजी में तो नहीं मेजर करेंगे ना। अगर मान लो आपके पास सपोज मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास केजी में थोड़ी ना मेजर करोगे, उसके लिए छोटी यूनिट लोगे ना। अब 1 kg से इतना छोटा सा सामान कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए छोटी यूनिट बनाने की जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी? छोटी यूनिट जो होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके, AMU। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेजर करने काम आता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, छोटे मास को मेजर कर लिया, बड़े मास को मेजर कर लिया। अब आते हैं हम मेजरमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? जैसे आपके पास होता है ईयर, एक ईयर में 365.25 डेज, 225 डेज होते हैं, जिसको हम लोग 3.156 10 to the power 7 सेकेंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 डे में 24 आवर्स होते हैं जो कि 86,400 सेकेंड होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 3,600 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये सब, ये छोटी यूनिट है
सेकंड, सेकंड से बड़ी यूनिट मिनट, मिनट से बड़ी यूनिट आर, आर से बड़ी यूनिट डे, डे से बड़ी यूनिट ईयर। अगर हम छोटे छोटे अगर टाइम की मेजरमेंट के बारे में बात करें तो एक सेकंड, एक यूनिट होती है सेक। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड होते हैं। इतने सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट से कूद के दूसरे ऑर्बिट में जाता है और वापस लौट के वापस उसी और अपने ऑर्बिट में अगर आता है, तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वापस आने की, वो 10⁻⁸ सेकेंड होती है। तो ये हम वहां पे यूज करते हैं 1 सेक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं टाइम मेजरमेंट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, लेकिन डायमेंशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। डिग्री टू रेडियन, रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन का जो कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखिए। ओके, जो हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री एक राउंड अगर घूम जाते हैं तो 360 डिग्री होता है, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो आप मुझे बताना कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। 1 डिग्री होगा 2 पाई/360 रेडियन। इस चीज को आप याद करोगे, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और 1 डिग्री कितना होगा? तो 1 डिग्री निकालने के लिए 360 को उठा के नीचे भेज दो, तो 1 डिग्री 2 पाई/360 रेडियन होता है। यानी 1 डिग्री में 2 × 3.14/360, यानी पाई की वैल्यू याद रखना। पाई, ये रेडियन को हम सी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पाई को याद रखना, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेंगे। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री में कितने रेडियन आएंगे, वो रेडियन आप बता लोगे। ठीक है, अच्छा अब आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, अगर मान लो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन है? 2 × 3.14 डिवाइड बाई 360 रेडियन। तो 1 डिग्री कहो या 60 मिनट कहो, उतने में इतने रेडियन होते हैं। क्लियर है? तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? तो अगर 1 मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट में हो जाते हैं 2 × 3.14/360 रेडियन। मतलब हमने क्या किया, 1 मिनट में अगर निकालना था तो हमने 60 को उठा के नीचे भेज दी। 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं। अगर आपको याद रखना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड अगर होते हैं तो ये इसके बराबर होंगे, 2 × 3.14 डिवाइड बाई 360 × 60। अब अगर मान लो आपको 1 सेकेंड में निकालना है, कितने रेडियन होंगे? ये तो हमारा 1 मिनट में है। ठीक है, 1 सेकेंड में निकालना है, 1 सेकेंड में हो जाएगा 2 × 3.14/360 × 60 रेडियन। आप 360 × 60 का डिवाइड कर दोगे इसमें, तो आपको 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं आपको पता चल जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, जो आंसर आएगा वही आपका 1 मिनट में उतने रेडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में, या मिनट को रेडियन में, या सेकेंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आगे ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू क्लास।